हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मतलब देखेंगे और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन, वो देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है जो बनने वाला है। उसके अलावा पहले हम समझते हैं कि जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, उसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है शक्तियों का वितरण। ठीक है, डिवाइडेशन ऑफ पावर, यानी कि जो राज्य के सीएम होते हैं, ठीक है, या देश का पीएम होता है, उसके पास कितनी पावर होती है, राष्ट्रपति के पास कितनी पावर होती है, प्रेसिडेंशियल पावर जो होती है वो कैसी होती है, और जो बाकी मंत्री होते हैं, ठीक है, कैबिनेट्स वगैरह जो होती है, उनकी कितनी पावर होती है, वो जो है इसके अंदर देखा गया होता है। तो बेसिकली जो अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो ये फोकस करता है किसी राज्य की या किसी देश की इकोनॉमी पे। ठीक है, कि भाई जो पूंजी है उसके बारे में ये बात करेगा। कितनी लैंड है हमारे पास, उस लैंड के अंदर हमने किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है क्या कह सकते हैं कि पूंजी का निर्माण हो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे बात करनी होती है राजनीतिक अर्थव्यवस्था में। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको एरोज वगैरह बना रखे हैं मैंने बहुत सारे, तो वो भी देखो आप कि कुछ राजनीति और अर्थशास्त्र शब्द का जो समझ है वो आपको बता रखी है यहाँ पे कि ये बेसिकली है क्या। तो राजनीति एक अलग कर रखा है यहाँ पे। राजनीति कह रहा है कि राजनीति का मतलब होता है दो तरीके से। पहला होता है राजनीति, एक तो व्यापक होती है, एक संकीर्ण होती है। कहने का मतलब ये है कि कुछ विद्वान हैं, ठीक है, फिलोसोफर्स भी कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जो राजनीति होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो होती है संकीर्ण, यानी कि उसका जो अर्थ होता है बहुत ही सीमित होता है। ठीक है, छोटा अर्थ होता है, छोटा सा अर्थ होता है। कुछ समाजशास्त्री है या जो फिलोसोफर्स है, जिनके विचार है, विद्वान है, कुछ ये कह रहे हैं कि जो राजनीति है वो व्यापक होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। उसकी परिभाषा करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इस तरीके से कि भाई बहुत बड़ी होती है राजनीति, तो इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हर जगह राजनीति आपको देखने को मिलेगी, घर में भी देखने को मिलती है। ठीक है, किसी समूह में, किसी दोस्त की फ्रेंड जो ग्रुप होते हैं उसमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जाति के अंदर राजनीति देखने को मिलती है आपको। उसके अलावा किसी राज्य में, देश में, विश्व में, ठीक है, दो देशों के बीच में, तो ये क्या है, राजनीति है। कह रहा है सब जगह देखने को मिलती है, तो इसकी अलग अलग परिभाषा हो सकती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि परिभाषा करने से अच्छा है कि हम ये कहें कि राजनीति की कोई परिभाषा ही नहीं है। ऐसे मतलब जो व्यापक राजनीतिक पक्ष रखते हैं कि भाई, कहते हैं कि राजनीतिक व्यापक सब्जेक्ट है, तो वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, संकीर्ण में उन्होंने बोल दिया कि जो राजनीति है वो केवल राजनीतिज्ञ पर ही विश्वास रखती है, शामिल होती है, उसी के अंदर सब्जेक्ट होता है राजनीतिज्ञ। ठीक है, पॉलिटी को ही वो राजनीति मानते हैं। जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना, पॉलिटी, कह रहे हैं कि वही राजनीति है, उसके अलावा राजनीति कुछ है ही नहीं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक विवरण दिए हुए हैं। आप जब आंसर लिखोगे तो सवाल कहाँ से बनेगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक कंफर्मेशन रहे, फिर हम समझेंगे सब कुछ। ठीक है, बारी बारी से। तो जो सवाल बनेगा आपका, बनेगा यहाँ से। ठीक है जी, ये पूछ रहा है आपसे कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था के तत्व क्या है। ठीक है, एलिमेंट्स, तत्व मतलब होता है एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ही कहते हैं तत्वों को, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, जहाँ तक मैं सही हूँ। तो एलिमेंट्स पूछेगा आपसे, तो आपको एलिमेंट्स तो बताने ही बताने हैं, साथ में एलिमेंट्स में आपको बताऊंगा क्या होते हैं, अभी रुक जाओ। उससे पहले आपको राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है वो समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को। ठीक है, और इसको समझाने के लिए आपको कुछ फैक्ट चाहिए होंगे। तो वो जो फैक्ट है वो आपको कहाँ से मिलेंगे, ये जो समाजशास्त्री है, एडम स्मिथ है, एक कार्ल मार्क्स है, ये आपको देते हैं। ठीक है, ताकि आपके आंसर में एक मजबूती आ जाए, उसके लिए हम इस तरीके के फैक्ट को उठाते हैं कि कोई समाजशास्त्री ने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पढ़ने का मतलब है कि ये बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं, बहुत विद्वान हैं, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हो गए एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ राजनीति के बारे में क्या कह रहे हैं, राजनीति नहीं, सिर्फ राजनीति नहीं, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था के ऊपर। ठीक है, तो एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं, एक ऐसी विज्ञान है जो संपदा के उत्पादन के लिए राष्ट्र संसाधनों का प्रबंधन करती है। ठीक है,
नेचुरल रिसोर्सेस या फिर किसी देश के जो संसाधन होते हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है, यानी कि नेशन रिसोर्सेस या नेचुरल रिसोर्सेस जो होते हैं हमारे देश के संसाधन होते हैं कि भाई हमारे पास जैसे कि सऊदी अरब वगैरह में आपको तेल देखने को मिलते हैं, तेल के कुएं होते हैं, वहाँ पे ज़मीनों में तेल निकलता है। तो जिसकी ज़मीन के आसपास में, जिसकी ज़मीन के अंदर तेल आता है तो वो तो करोड़पति है, ठीक है। तो वो एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज है। वैसे ही भारत के पास भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोयला है, ठीक है, और लोहा, तांबा, जस्ता, पता नहीं, मतलब बहुत सारे धातु है जो यहाँ पे मिलते होंगे। तो उसी को हम रिसोर्सेज बोलते हैं कि भाई इंडिया के पास कितने रिसोर्सेज हैं। तो ये उसके बारे में बात करते हैं कि भाई जो एक प्रबंधन है, यानी कि जो रिसोर्सेज है उनको हमें प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट है तो अच्छी बात है, ठीक है, और उनको है तो उनको अच्छी तरीके से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एडम स्मिथ ये कह रहे हैं, अब देखते हैं कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में। वो कह रहे हैं कि उत्पादन के संसाधनों के स्वामी ऐतिहासिक प्रविधियों को किस प्रकार या किस तरह नियंत्रित करते हैं। बेसिकली जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक तरफ तो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, एक तरफ है इंडिया। क्या आपको लगता है अमेरिका के पास इंडिया से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज की अगर आप बात करें? नहीं, अमेरिका के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं इंडिया से। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं देखा जाए तो, पर हमें यूज़ करना नहीं आता उन रिसोर्सेज को, ठीक है, उन संसाधनों को। इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं, ठीक है। आज भी हम पीछे विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि हमें यूज़ करना नहीं आता रिसोर्सेज को, कि कैसे यूज़ करना है उनको सही तरीके से। अमेरिका को पता है, अमेरिका के पास बहुत ही कम रिसोर्सेज है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, उसके पास है, पर बहुत कम है, हमसे तो बहुत कम है, ठीक है। तो फिर भी वो हमसे आगे निकला हुआ है आज। तो ये इसके बारे में कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि भाई यूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई कैसे उसको इस्तेमाल किया जाए सही तरीके से। तो ये हमें दो फैक्ट प्रस्तुत कर दिए। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि बीच का जो सवाल है ना ये वाला, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, ये इसको कट कर दो, नहीं आएगा। क्यों फालतू में मतलब दिमाग ख़राब करे अपना। हमारा जो अगला टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, वो यही है तत्व, कि भाई एलिमेंट्स पूछ सकता है आपसे। तो एलिमेंट्स यहाँ पे बता रखे हैं आपको चार तरीके के, ठीक है। क्या होते हैं? चार तरीके के एलिमेंट्स होते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंदर। पहला है उत्पादन। उत्पादन मतलब फैक्ट्री होती है। कहाँ पे होता है उत्पादन? फैक्ट्री के अंदर होता है ना। अब फैक्ट्री लगाने के लिए आपको श्रमिक भी चाहिए, आपको पूंजी भी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, और आपको करेंसी भी चाहिए, सी मतलब करेंसी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये उत्पादन के अंदर आता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक अर्थव्यवस्था। उसके बाद होता है वितरण, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें भाड़ा भी शामिल है, श्रमिकों को वेतन लाभ भी शामिल है। बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है आपको सेल करने की, ठीक है। वितरण मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपको खर्चा होगा, यानी कि आप गाड़ी बुक करोगे डेफिनेटली उनको सेल करने के लिए, या लोग को किसी व्यक्ति को भेजोगे तो वो बस में बैठ के जाएगा, या आपकी पर्सनल गाड़ी होगी जिसमें कि कोई भी सामान आप वस्तु बनाओगे तो उसमें जाएगी वो दुकान पर सेल होने के लिए, ठीक है, ताकि लोग उसको ख़रीदें और दुकान पे रखें और उसको बेच पाएँ। और उसके बाद उसमें एक फिक्स एमआरपी होगी, फिक्स प्राइस होगा उसका, कि भाई इतनी एमआरपी है, उसमें सब कुछ जोड़ा हुआ होगा, टैक्स वगैरह हर एक चीज़ उसमें ऐड होती है। ये इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी कि वितरण प्रणाली। उसके बाद आता है खपत। खपत से पहले आप पढ़ लो विनिमय। बेसिकली विनिमय मतलब लाभ के लिए वस्तुओं का विनिमय, यानी कि सेल करना, ठीक है। विनिमय मतलब यहाँ पे मतलब आ रहा है सेल करना। सेल, किसी भी चीज़ को जब आप सेल करते हो तो उसको हम विनिमय कहते हैं। यानी कि आप विनिमय क्यों करते हो? ताकि आपको लाभ हो सके, यानी कि जो भी आपने उसमें लगाया है वो पैसा आपको वापस भी मिल सके और एक्स्ट्रा आप उसमें से कमा भी पाओ, ठीक है। जैसे कि चिप्स का पैकेट नहीं होता 5 रुपये का, 5 रुपये का चिप्स का पैकेट आता है जो, तो उसकी जो कॉस्ट आती है बंदे की वो 1.25 रुपीज़ के पास आसपास आती है, यानी कि 1 रुपये 25 पैसे के आसपास उसकी कॉस्ट आती है लगभग। तो उस पैसे में से, उस पैसे में टैक्स भी ऐड होता है उसके अंदर, ठीक है, टैक्स भी होगा उसमें, और भी ज़्यादा जो है सर्विस चार्जेस होंगे, उसको मिला के 5 रुपये उसकी एक प्रॉपर वैल्यू निकल के आती है, इसको हम एमआरपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये विनिमय होता है। उसके अलावा होता है खपत। खपत में बेसिकली पूर्ति को कहते हैं, ठीक है, यानी कि पूर्ति में दो तरीके की खपत हो सकती है। एक खपत होती है
उत्पादन वाली जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जिसको आप फैक्ट्री में बनाते हो, ठीक है, अभी हमने ये उत्पादन पढ़ा है। एक तो ये होती है, एक होती है जिसको हम उत्पाद नहीं करते, है ना, यानी कि जैसे कि कोई भी फ्रूट्स होते हैं उसको आप डायरेक्ट खाते हो ना, किसी भी बिना उत्पाद के, तो उसको हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद मतलब बेसिकली जैसे कि गेहूं है, तो गेहूं को आप आटा बनाओगे, आटा बना के फिर उसको पिसवाओ, मतलब आटा, गेहूं को मतलब पिसवाओगे, आटा बनेगा, आटा बन के उसको गूंदोगे, उसके बाद उसकी रोटी बनती है, ठीक है, तवे पे या, तो ये एक प्रोसेस है, तो इसको हम खपत कहते हैं। दोनों तरीके की खपत आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे। बाकी का इसमें चैप्टर में देखो और एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहाँ पे, अगर आपको दिक्कत आती है मेरे समझाने के बाद भी तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी का कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। हाँ, ये और दे रखा है कि भाई जो बेसिकली एक नगर पे ही ये आपको फोकस बता रहा है यहाँ पे कि भाई नगर की राजनीति का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लो। हमने बात की कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था पे, तो ये क्या बात करता है, पूंजी की भूमिका और नीति निर्माण में पूंजी की भूमिका पर जोर देता है। लेकिन अगर हम बात करें नगर राजनीतिक अर्थव्यवस्था की, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, सिर्फ इनकी बात करेगा, ठीक है, आर्थिक रूप से कि भाई इनको सक्षम बनाना है, इनको पावरफुल बनाना है, ठीक है। हमारी दिल्ली का सीएम जो है वो दिल्ली की बात करेगा, ना कि हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, ठीक। उसको कैसे तरक्की करनी है, दिल्ली को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं एजुकेशन में, ठीक है, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल बना के अच्छे तरीके से, रोड को अच्छा बना के, वो उसके बारे में बात करेगा, ना कि और राज्यों के बारे में। तो ये रहा आज का चैप्टर, इसके अंदर और कुछ ज़्यादा खास नहीं था। चैप्टर जो मैंने सवाल बनना था वहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई सवाल यहाँ से बनेगा। उसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पे छोटी सी, कि भाई एक तो यहाँ पे आता है नव मार्क्सवादी विचारधारा। मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये होती क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि ये मार्क्सवादी विचारधारा बेसिकली होती क्या है। बेसिकली देखो क्या होता है, जैसे कि एक व्यक्ति है गांधी, कुछ लोग हैं जो गांधी जी की विचारधारा पर चलते हैं, कुछ लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी विचारधारा को मानते हैं, उसको हम उनकी विचारधारा व्यक्ति कहते हैं, गांधीवादी विचारधारा वाला, अम्बेडकर जो है अम्बेडकरवादी कहते हैं उसको। ऐसे ही मार्क्सवादी भी होते हैं, ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे बेबरवादी भी होते हैं, ठीक। तो वो यानी कि बेबर जो व्यक्ति है उनके विचारों को मानने वाले लोग बेबरवादी, मार्क्स के विचारों को मानने वाले लोग मार्क्सवादी, ठीक है। तो ये रहा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखने को नया मिलेगा। अगर कुछ भी ऐसा हेल्प मिलती है आपको मेरी वीडियो से, तो आप बता दिया करो मुझे कि हेल्प मिली है या नहीं मिली है, क्या फीडबैक आप दे सकते हो मुझे फॉर बेटर, ठीक है, कि मैं अपना जो काम कर रहा हूँ उसमें और अच्छा कर सकूँ। आप सजेशन भी दे सकते हो मेरे को, ठीक है, वेलकम से आपके सारे सजेशंस जो भी होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन पर काम करूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।